बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23, उसका लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके किसी प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें पैदा करने के लिए कि उनसे इंसानों को फ़ायदा हो, इसको नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। आसान से लफ्ज़ों में कि जब आप किसी एक जानदार से अपनी मर्ज़ी का जीन निकाल के किसी होस्ट की बॉडी में डालें और होस्ट की बॉडी से आप उसी जीन की मल्टीपल कॉपीज़ हासिल करें या उसी जीन का प्रोडक्ट हासिल करें, तो इस टेक्निक को हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है क्लोनिंग ऑफ अ जीन। मॉडर्न जेनेटिक्स इस काबिल हो चुकी है कि अपनी मर्ज़ी का जीन किसी भी जानदार की बॉडी से सिलेक्ट करे और दूसरे किसी जानदार के अंदर डाल के अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट हासिल कर सकती है। मिसाल के तौर पर शुगर की एक किस्म है, डायबिटीज़ की एक किस्म है जिसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये वो शुगर के मरीज़ होते हैं जिसमें उनकी बॉडी इंसुलिन पैदा नहीं कर पाती, तो इन मरीज़ों को इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी ह्यूमन के सेल से इंसुलिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसको सिलेक्ट करने के बाद वहाँ से आइसोलेट करते हैं और फिर हम बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिससे बैक्टीरिया उसकी पहले मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है और उसके बाद हमें उसकी बहुत सारी इंसुलिन जो है वो प्रोडक्ट बना के देता है, जिससे इंसानों को फ़ायदा होता है। ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है क्लोनिंग ऑफ अ जीन, कि जब आप किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, अपनी मर्ज़ी के जीन को किसी भी जानदार की बॉडी से आइसोलेट कर लेते हैं तो हमें एक जीन नहीं चाहिए होता है। एक जीन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो इतना सफिशेंट नहीं होगा कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, तो हमें उसी जीन की बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए होती है, आइडेंटिकल कॉपीज़ चाहिए होती हैं। तो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने के लिए जो हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम देते हैं क्लोनिंग ऑफ अ जीन। ये जो एक जीन के मुख्तलिफ क्लोन, मुख्तलिफ आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार की जाती हैं, ये दो तरीक़ों से हो सकती हैं। एक को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, एक को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप मिलियंस ऑफ कॉपीज़, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं एक जीन की। और पीसीआर टेक्निक ये लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ की जाती है जब हमें कम वक्त में काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए होती हैं। लेकिन रिकम्बिनेंट डीएनए से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कम कॉपीज़ बनती हैं, लेसर नंबर ऑफ कॉपीज़ ये बना के देता है विद इन द लेबॉर्ट्री टेस्ट ट्यूब। आज हम पढ़ेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हवाले से और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग पीसीआर टेक्निक की बात करेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए, इसका क्या मतलब है? ऐसा डीएनए जो दोबारा से रिकम्बाइन हुआ हो, यानी पहले किसी जगह से कट किया गया हो और फिर दोबारा किसी जगह पे जाके कंबाइन हो, इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस तरह के डीएनए को इस्तेमाल करेगी जो दोबारा कंबाइन हुआ हो, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए को इस्तेमाल करेगी, उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 4 चीज़ें चाहिए होती हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमें वेक्टर चाहिए होता है, और चौथे नंबर पे हमें होस्ट की बॉडी चाहिए होती है जिसको आप उस जीन का एक्सप्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए या जिस जीन का हमें प्रोडक्ट चाहिए। हम किसी भी एक जानदार से उस जीन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको होस्ट की बॉडी के अंदर मुंतकिल कराते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट के 3 पॉसिबल सोर्सेज हैं जहां से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये जीन क्रोमोसोम का पार्ट होता है, तो आप क्रोमोसोम से भी कट कर सकते हैं। अगर जीन का साइज स्मॉल है और उसकी
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें पता है तो हम उसको लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम अगर उस जीन का हमें मैसेंजर आरएनए मिल जाए, हम उस मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट करने के काबिल हो जाएं, तो हम उसके ऊपर एक एंजाइम अप्लाई कर देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो वो मैसेंजर आरएनए को जीन में चेंज कर देता है। क्योंकि ये जीन्स मैसेंजर आरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, तो इसी प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब अगर हम उस जीन को क्रोमोसोम से कट करना चाहें तो हमें कट करने के लिए स्पेसिफिक सीजर्स चाहिए होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स का। इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब ये फेज वायरस बैक्टीरियोफेज जो है ये अटैक करता है, ये अपना डीएनए डालता है यहाँ पे। अगर ये डीएनए यहाँ पे इंटैक्ट फॉर्म में रहे, सही सलामत रहे, तो ये यहाँ पे लाइसोजेनिक या लिटिक साइकिल के ज़रिए इस बैक्टीरिया के सेल को नुकसान पहुँचाता है। ये जो इकोलाई बैक्टीरिया का सेल है, ये अपने डिफेंस में अपने अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स रखता है जो इस वायरस के डीएनए को यहाँ से कट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस का जो डीएनए है वो इस बैक्टीरिया के डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो हम उन्हीं एंजाइम्स को जो ये वायरस के डीएनए को यहाँ से कट कर रहे हैं, उन्हीं को एज ए मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इन एंजाइम्स को नाम दिया जाता है बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वायरस के डीएनए को यहाँ से ग्रो करने से ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फैलने से रोकते हैं। और दूसरे नंबर पे एंडोन्यूक्लियस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वायरस के डीएनए को यहाँ से कट कर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है ये भी तो उसका अपना डीएनए था, इसको तो कट नहीं करता, वायरस के डीएनए को क्यों कट करता है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए को हर जगह से कट नहीं करते हैं। एक 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए के ऊपर जहाँ से वो कट कर सकते हैं। अगर वो डीएनए के ऊपर वो सीक्वेंस होगी तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये कट कर पाएगा, और अगर ये सीक्वेंस नहीं होगी तो वो कट नहीं करेगा। इस सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। जब भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए को कट करेगा, इस तरह सीधा कट नहीं करेगा, बल्कि ये एक सिरे से यहाँ से कट करेगा और दूसरा यहाँ से कट करेगा, और इस तरीके से कट करेगा कि इस तरह के सिंगल स्ट्रैंडेड स्टिकी एंड्स पैदा होंगे। क्योंकि जब ये स्टिकी एंड पैदा होंगे तो इस डीएनए के टुकड़े को दूसरे किसी डीएनए के साथ वो अटैच होने में हेल्प करेंगे। ये था हमारा मॉलिक्यूलर सीजर्स के हवाले से। और अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर कैरियर। देखिए, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट की बॉडी में मुंतकिल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होगी। वो जो सवारी चाहिए होती है उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर या मॉलिक्यूलर सीजर का। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एज ए मॉलिक्यूलर कैरियर या मॉलिक्यूलर वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किए हुए हैं। प्लाज्मिड है, फेज डीएनए है, फेस्मिड्स, कॉस्मिड्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसमें से हम प्लाज्मिड के ऊपर बात करते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये गोल तरह का ऐसा डीएनए है जिसके अंदर फर्टिलिटी के जीन्स भी होते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन्स भी होते हैं। तो दो तरह के प्लाज्मिड को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के अंदर। एक है PSC101, इसके अंदर एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस वाले जीन्स होते हैं। और एक दूसरा प्लाज्मिड है उसका नाम है PBR322, उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंस वाले जीन्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम शो की है कि फ़र्ज़ किया ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये टुकड़ा, इसको हमने ह्यूमन के सेल में से हमने आइसोलेट किया है। फ़र्ज़ किया ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता, ये हमारे होस्ट की बॉडी है। हमने ये इसका प्लाज्मिड निकाला और इसको उसी एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट करेंगे जिसके साथ हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको आइसोलेट करने के लिए कट किया था। तो जब हमने कट किया तो इसके ऊपर भी उसी तरह के स्टिकी एंड पैदा होंगे जिस तरह हमारे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर थे। फिर एक एंजाइम
जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये इन्हीं दोनों डीएनए के टुकड़ों को यहाँ पे फिट करेगा। अब ये जो डीएनए का टुकड़ा हमारे पास आया है, ये जो दो मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल किया गया डीएनए, क्योंकि ये वाला ह्यूमन के सेल से लिया गया इंसुलिन का जीन है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये वाला जो है ये जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, ये हमारा वेक्टर है। अब ये बैक्टीरिया से लिया गया। अब ये दो मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया गया डीएनए, तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम देते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, यानी ऐसा डीएनए जिसको हम दो डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करें, इसको नाम देते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो उसको होस्ट की बॉडी में मुंतकिल करना होता है। होस्ट की बॉडी में जब मुंतकिल करने लगते हैं तो ये जो होस्ट बैक्टीरिया की इकोलाई की ये जो एक्सटर्नल वाल है, ये इजाज़त नहीं देती है इस रिकम्बिनेंट डीएनए को कि इसके अंदर इंटर हो सके। तो फिर हम इस बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं विद कैल्शियम क्लोराइड। तो जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो इसकी ये जो एक्सटर्नल वाल है, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये परमिएबल हो जाएगी और ये हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे देगी। जब हम यहाँ पे दाखिल कर लेते हैं तो आपको पता है कि इकोलाई बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद अपनी 2 कॉपीज़ बनाता है। तो 20 मिनट के बाद 2 कॉपीज़ बनेंगी, फिर अगले 20 मिनट के बाद इस तरह की 4 कॉपीज़, और इस तरीके से कॉपीज़ बढ़ती जाएंगी, और इस तरीके से हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो कॉपीज़ हैं, जो क्लोन हैं, वो भी बढ़ते जाएंगे। अगर हमें इस प्रोसेस के ज़रिए जीन्स चाहिए हों, जीन्स की मुख्तलिफ़ कॉपीज़ चाहिए हों, तो हम वो भी ले सकते हैं जीन्स का, अगर हमने स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी करना हो। लेकिन ये टेक्निक हम ज़्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें उस जीन का प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो जब हम उस जीन का प्रोडक्ट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ इस एग्जांपल के अंदर इंसुलिन ले लेते हैं, तो हम उन मरीज़ों को इंसुलिन लगाने के काबिल हो जाते हैं। हमारे पास सफिशेंट इंसुलिन बन जाती है उन मरीज़ों के लिए जिनको ऐसी शुगर होती है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ये था आज का हमारा लेक्चर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हवाले से। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।